हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी जेई प्रिपरेशन में। मेंस और एडवांस दोनों बस आने ही वाला है, उसके लिए आप लोग अच्छा कर रहे होगे प्रिपरेशन तौर पे। आज टॉपिक मेनिया के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो है सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल्स देकर के आपको बहुत सारे पैरामीटर्स पूछ दिए जाते हैं जेई के अंदर। उन पैरामीटर्स को आप कैसे सोच सकते हो, किन किन पैरामीटर्स के बारे में सोचना होता है, ये हम बात करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आप इसको जरूर अपने आप को इन्वॉल्व कर पाओगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में और एंजॉय करके। आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। सबसे पहले जब आपको दो सर्कल्स गिवन होते हैं, मान लो हमें C1 गिवन है एक सर्कल जो कि है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। एंड सिमिलरली हमें सर्कल 2 गिवन है, सपोज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इक्वल टू 0। सपोज आपको ये दो सर्कल्स गिवन है, तो सबसे पहला दायित्व क्या बनता है, हमें इन सर्कल्स के बारे में पता करना। यहां पे सर्कल्स का नेचर किस किस तरीके से हो सकता है, इसको समझते हैं 1 by 1। सबसे पहला जो हमारे पास इन सर्कल्स का पेयर पॉसिबल है वो किस तरीके से हो सकता है। सर्कल हमारा इस तरीके से हो सकता है कि अपने पास जो सर्कल्स हैं वो दूर दूर हों, कुछ इस तरीके से। एक सर्कल आपका कुछ ऐसा हो, एक सर्कल इससे एकदम अलग हो, इसको हम बोलेंगे क्या, सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड आउटसाइड। ओके, या इसको बोल सकते हैं सर्कल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट दोनों सर्कल्स क्या है, बाहर बाहर है भैया। ठीक है, इस केस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या डेवलप करना चाहते हो कि अपन कब समझेंगे कि सर्कल की इक्वेशन को देख के कि इसी केस के अंदर हम फॉल कर रहे हैं। तो फॉर दैट रीजन आपको सोचना क्या है, देखिए आपका ये एक सेंटर यहाँ पे रहेगा, मान लेते हैं इसको क्या, सेंटर नंबर 1। हम एक काम करते हैं, सर्कल को S1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, S1 एंड S2 से। तो ये हो गया सेंटर 1 और ये क्या हो गया आपका, सपोज सेंटर नंबर 2। अब जब आप इस सेंटर को ज्वाइन करते हो तो आपको इन सेंटर्स के बीच का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मिलता है जिसको हम बोल रहे हैं सपोज दैट D। ठीक है, और आपको इस सर्कल का रेडियस R1 पता होगा और आपको इस सर्कल का रेडियस R2 भी पता होगा। अगर आप यहां देखो कि इस केस में फॉल होने के लिए हमारे पास जो बीच का डिस्टेंस D है ना, वो R1 और R2 के समेशन से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो यहां पे कंडीशन क्या आ गई कि कब हम इस केस में फॉल करेंगे, जब आपका C1 C2 में बोले तो D की वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी, किससे, R1 प्लस R2 से। तो अगर आप इस कंडीशन में आ रहे हो देन वी कैन से कि हाँ सर्कल्स क्या है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इस तरीके से लाई कर पा रहे हैं। क्लियर है। अब यहीं पे एक बात आपके सामने आती है, एक टर्म आपके सामने आता है, उस टर्म का नाम क्या है बच्चा, उस टर्म का नाम है कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कि इस केस में हमारे पास कितने कॉमन टेंजेंट बन पाएंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहला कॉमन टेंजेंट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या, एक ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही हो। अब या तो इसके बारे में बोल लो या एक और तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसा। तो दो कॉमन टेंजेंट ऐसे वाले हो गए और दो पॉसिबल हैं, कौन से वाले, और दो जो हैं वो कुछ ऐसे मिलेंगे आपको। एक ये हो गया और दूसरा कुछ आपको ऐसा मिल रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या। तो जो आपको ये टेंजेंट दिख रहे हैं, ये वाला येलो वाला टेंजेंट दिख रहा है जो आपको, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं इनको अपन, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। या इसी का एक और नाम क्या है भाई साहब, इसी का एक और नाम है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सिमिलरली जो आपको एक क्रिस क्रॉस नीचे में दिख रहे हैं ब्लू कलर के टेंजेंट जो कॉमन है, इनको हम नाम क्या देते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल
कॉमन टेंजेंट। तो कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ इस वाले पर्टिकुलर केस में, अगर हम इस केस में फॉल हो गए तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना रहेगा भाई अपना, तो आप कितना बोलोगे? सर सब मिला के तो 4 है मेरे पास, उसमें 2 क्या होंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT और 2 क्या होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT। क्लियर बात है, बताइए ये वाली 2 क्या होंगे आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 आपके क्या हो जाएंगे इस केस में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये कब इस केस में फॉल करेगा, दूसरा हमने क्या देखा कि केस में फॉल हो गया है एज पर दिस कंडीशन, तो हम क्या बोलेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बनेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कितना करोगे 4, और 4 अगर हैं तो उसमें 2 को हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल और 2 को हम क्या बोलते हैं इंटरनल या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एकदम पक्की बात है, इसमें किसी को तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, होपफुली है कि नहीं। चलिए तो फर्स्ट थिंग अपन ने कवर कर लिया इसके अंदर, बट यहीं पे ये पोर्शन खत्म नहीं होता है, ठीक है, इसकी थोड़ी और पोस्टमार्टम हमें करने की जरूरत पड़ेगी। तो लाइए करते हैं इसकी थोड़ी और पोस्टमार्टम, ठीक है। चलिए अगर हम देखते हैं हमारे पास जो पहला वाला केस था उसके अंदर कुछ ऐसा केस था तुम्हारे पास कि एक सर्कल थी और बाहर में अपने पास एक और सर्कल कुछ इस तरीके से था, ठीक है, और अपने पास क्या थी 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी। तो ये हो गई तुम्हारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक इधर से आएगी और एक तुम्हारी इधर से आएगी, है कि नहीं। सिमिलरली 2 अपने पास ट्रांसवर्स भी थे, तो 2 ट्रांसवर्स थे, एक तुम्हारी ऐसे निकल जाएगी और एक तुम्हारी कुछ ऐसे निकल जाएगी, सही है भाई। और तुम्हारी जो सेंटर जॉइनिंग लाइन होगी C1 एंड C2 बाय ज्योमेट्री यू कैन सी कि ये इसी से होके गुजरेगी और आगे भी जब बढ़ेगी ना तो इसी से होके गुजरेगी। क्लियर है? तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमने पढ़ तो लिया या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पढ़ तो लिया, बट सवाल आपको इस लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि भैया यहाँ पे जो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मेरा बना इसकी एक अपनी लेंथ होगी जो है लेंथ ऑफ DCT, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आपको पता है प्रॉपर्टी सर्कल की क्या होती है कि भैया ये टेंजेंट बोलो या ये दोनों बराबर ही होंगे, तो दोनों तो सेम ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होंगे सेम लेंथ की होंगी। लेकिन जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक, इसकी भी अपनी एक लेंथ होगी, इसको हम क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इन दोनों लेंथ को आपको फाइंड करना आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, कभी भी सवाल में इसकी इनपुट आपके सामने आ सकती है मेंस और एडवांस लेवल पे। तो आइए समझते हैं कि ये DCT और TCT को हम कैसे सोच पाते हैं। क्लियर है? तो लेट्स थिंक, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि भाई ये DCT कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो लेट्स थिंक सबसे पहले किसके बारे में, DCT के बारे में। तो मैं बाकी चीजें मिटा रहा हूं यहां से, आपको केवल DCT दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये अलग ज्योमेट्री ड्रॉ कर लें क्या? चलिए एक और ज्योमेट्री ले लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने यहाँ दिखा दिया है तो एक ज्योमेट्री में अलग से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। तो हुआ क्या, ये अपने पास क्या थी पहले, ये अपने पास थी एक बड़ी सर्कल और एक अपने एक और लिया है छोटी सर्कल, में भी सेम लेंथ की है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हमने क्या बोला कि हमें ये वाली लेंथ निकालने की है, हमें ये लेंथ निकालनी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये तुम्हारी सेंटर हो गई और प्रॉपर्टी आपको पता है कि सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को कनेक्ट करें तो ये परपेंडिकुलर होती है और इसको क्या बोलते हैं अपन R1। सिमिलरली यहां भी है कि ये सेंटर है तो यहां से हमने क्या कनेक्ट करा इसको R2, और ये आपकी क्या हो जाएगी सेंटर जॉइनिंग लाइन। इसमें किसी को दिक्कत तकलीफ होनी चाहिए नहीं। अब इसमें हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या है आइए समझते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये 90 है, ये भी अपन ने कितना बोला 90, और हम क्या कर रहे हैं कि इसके सेंटर से इस रेडियस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं एक थोड़ा सा, ये सही नहीं गया, इसको सही कर लेते हैं। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, एक सेकंड, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो भाई साहब ये पूरा क्या बन गया बताओ, ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रहा है ये वाला। तो ये क्या बन गया फाइनली तुम्हारा एक
रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का मतलब क्या कि ये और ये सेम होंगे और ये भी सेम होंगे। मतलब अगर ये R2 है तो मेरा इतना डिस्टेंस बताओ किसके बराबर हो जाएगा, R1 पूरा था उसमें से ये R2 हो गया तो ये डिस्टेंस तो R2 रहेगा मेरा, लेकिन जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये मेरा कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। चलेगा आपको, ये आपको D पता ही है, तो आप अगर इसको लेंथ ऑफ DCT बोल रहे थे तो आप बताओ इसकी वाली लेंथ भी कितनी आएगी, सेम आएगी। और क्या ये लेंथ आप निकाल सकते हो, थोड़ा दिमाग से निकालना, क्योंकि ये 90 है इस बारी, देखने में आपको भले लग रहा है कि ये 90 है, बट 90 कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ये बनेगा हाइपोटेनियस, और ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर जो हम निकालना चाह रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा बेस। तो आप बताओ इस केस में कि लेंथ ऑफ DCT आप कितना बोल पाओगे, आप बोलोगे सर D² माइनस ये स्क्वायर, मतलब R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो आपका कहानी क्या बन गया कि D² माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर का रूट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। ये आपको याद करना है। D क्या है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, R1 R2 क्या है, रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स। क्लियर सी बात है, इसमें आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये सारी जितनी बता रहा हूं बातें ना, मैं सब सवाल है बेटा, आपस में ध्यान रखना। ये सवाल आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं ये लोग, तो आप उतना डराइव करने की जरूरत नहीं आपको, वहां पे आप डायरेक्टली सोचोगे कि ये फॉर्मूला सर ने बता रखा है, नोट्स में दे रखा है, तो आप आराम से वहां पे लगा दोगे। ठीक, ये क्लियर हो गई। तो लेंथ ऑफ DCT निकालने में आ गया अभी। अब बारी किसकी, लेंथ ऑफ TCT की। तो चलो वापस चलते हैं दो सर्कल सिस्टम में। तो ये रहा पहला सर्कल, ये रहा दूसरा सर्कल। TCT हमने क्या सीखा था कि भाई साहब ये रहेगा मेरा TCT, ये तुम्हारा क्या है TCT, इसकी लेंथ निकालनी है। पहला काम हम कर लेते हैं। पहला काम क्या था हमारा, पहला काम था कि हम सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, इससे हमें D मिल जाएगा। ये सेंटर ज्वाइनिंग लाइन होगी तुम्हारी, ठीक है। आपको पता है ये तुम्हारी क्या रहेगी R1 और ये तुम्हारी क्या रहेगी R2, दोनों क्या होंगे यहाँ पे 90 पे होंगे। अब मैंने क्या करा, सेम जैसे वहां किया था कि ये 90 है सर और ये भी तुम्हारे पास क्या 90 ही है, तो हमने क्या करा, इस लाइन जो TCT है ना, इसके पैरेलल एक और लाइन, इसके पैरेलल एक और हमने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। तो उससे ये भी कितना हो गया 90, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन गया दोनों आपस में, सॉरी इंटीरियर एंगल बन गया, है ना। और ये भी इधर आ गया भैया, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने ऐसा कुछ। तो हमने क्या किया, पैरेलल गए ना, तो ये R1 था, तो ये भी क्या आएगी मेरी R1 आएगी, ये भी कितनी आएगी आपकी R1 आएगी। अब अगर दोनों R1 हैं तो हमने सिंपली क्या बोलना है कि सर ये पूरी कितनी हो गई, बताओ आप सोच के जरा, ये पूरी कितनी हो गई, ये हो गई R1 प्लस R2। चलेगा आपको, ये कितना हो गया R1 प्लस R2। अगर हम बात करें हमें निकालना कौन सा लेंथ था, ये लेंथ निकालना था, और ये एंगल कितना है आपका 90 का है फिलहाल। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस। तो आपको पता है ये क्या है तुम्हारा D है, सेंटर का डिस्टेंस। निकालना कौन सा लेंथ है, ये वाला। तो आप बताओ ये लेंथ ऑफ TCT है तो ये भी तो सेम ही होगा भाई, है ना, क्योंकि अपन ने इसलिए ड्रॉ किया, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रखा है अपन ने। तो हम क्या बोलेंगे कि लेंथ ऑफ TCT कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके सामने वाला। इसके सामने वाला मतलब ये देखो, ये तुम्हारे पास ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया पहले, तो D² माइनस ये पूरा कितना है R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और इसका तुम फाइनली रूट निकाल दोगे। तो ये आपको क्या मिल गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इंटरनल कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर हम कंपेयर करना चाहें कि लेंथ ऑफ DCT बड़ा है या लेंथ ऑफ TCT, तो आपने अगर देखना है तो आप यहां देखोगे इसको कि भैया जब हम लेंथ ऑफ DCT निकाले थे तो हमने D² में R2 माइनस R1 का स्क्वायर को माइनस किया था, मतलब छोटे क्वांटिटी को माइनस किया था। लेकिन TCT में क्या किया था भाई साहब, बड़े क्वांटिटी को माइनस किया था सेम टर्म में। मतलब छोटा कौन सा होगा TCT, क्योंकि बड़ा माइनस करोगे तो टर्म छोटा मिलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है, कभी रिलेशन ही आ गया कि DCT का लेंथ हमेशा TCT से क्या होता है, बड़ा या बराबर हो सकता है क्या। हाँ, अगर दोनों की देखो मान लो क्या हो गया कि R1 R2 बराबर ही हो गए, अगर R1 R2 बराबर ही हो गए तो आप क्या बोलोगे, ये बराबर हो सकता है क्या, बताओ। यहां तो कुछ कहानी नहीं बनेगी, लेकिन डायरेक्ट वाला कॉमन टेंजेंट डायरेक्टली क्या हो जाएगा D के बराबर। ट्रांसवर्स वाला फिर भी कुछ ना कुछ आएगा आपको यहां से, तो ये बराबर फिलहाल अपन नहीं मानते हैं इसको बराबर, है ना। वो स्पेशल केस अगर कुछ करता है वो लोग तो देखा जाएगा, तो फिलहाल हमारा सिंपली कहानी क्या होता है कि लेंथ ऑफ DCT इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे,
लेंथ ऑफ TCT। क्लियर, यहां तक का फंडा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो सर हमने क्या देखा, सर्कल्स दो हैं अलग अलग, दोनों के लिए हमने क्या देखा कि कंडीशन कब डेवलप करेंगी कि वो बाहर बाहर खड़े रहे, वो अपन ने देख लिया। कंडीशन क्या थी ये आपने यहां देखा कि डी जो है वो R1 + R2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, जो अपन ने स्टार्टिंग वाला केस देखा था। कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 4, 2 होंगे डायरेक्ट, 2 होंगे ट्रांसवर्स। उसके बाद हमने क्या देखा कि डायरेक्ट ट्रांसफर दिखते कैसे हैं भाई साहब, तो ये डायरेक्ट रहा, ये ट्रांसवर्स रहा। फिर हमने इनकी लेंथ निकाली, अब लेंथ भी आ गई बट है कॉमन टेंजेंट, तो इक्वेशन भी तो कुछ होती होगी इसकी ना, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो आओ वो भी समझते हैं फटाफट तरीके से। तो भाई अब बारी किसकी है कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे अपन कॉमन टेंजेंट का, तो इसको भी समझने का फटाफट तरीके से अपन कोशिश करते हैं कि इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, DCT के या फिर TCT का। देखो ये टॉपिक बेटा ऐसा है ना, ये टॉपिक आपको केवल ये वाला पहला सेक्शन जो है ये आपको बाकी लोगों के बारे में ज्ञान दे देगा, लेकिन पहला वाला केस मैं इसीलिए इतना एलाबोरेट कर रहा हूं क्योंकि आपके सामने बहुत सारे नए नए टर्म्स हैं। DCT आ गया, TCT आ गया, अब इसकी लेंथ बदलेगी थोड़ी आगे चल के, सेम रहेगी वो, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी है, इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो इक्वेशन कैसे निकाला जाता है सर, तो आओ पहले DCT की बात कर लेते हैं। पहले DCT की बात कर लेते हैं कि ये आपकी रही बड़ी वाली सर्कल, एक और सर्कल अपन ने लिया और ये तुम्हारा है DCT, ठीक है जी। और सिमिलरली एक और आ जाएगा ऐसा कुछ तुम्हारे पास, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा DCT, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है। तो एक बात गौर करने वाली होती है, इसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली ये कि जब हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो इसी से गुजरेगी, क्लियर सी बात है। तो अगर मैं तुमको बोल दूं कि इस लाइन, देखो लाइन की इक्वेशन लिखनी है ना, तरीका क्या होता है, अगर दो बातें पता हो, एक तो उसका पॉइंट, उस पर कोई भी एक पॉइंट मिल जाए और उसका स्लोप मिल जाए तो काम हो जाएगा मेरा, होगा कि नहीं। तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन ये होती है कि सर अगर इसका रेडियस R1 है, अगर इसका रेडियस R2 है, तो P जो पॉइंट है, ये P मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो P पॉइंट है ना वो इन सेंटर्स को C1 C2 को R1:R2 रेशियो में क्या करेगा, सेक्शनाइज करेगा, उसको कट करेगा। किस रेशियो में, R1:R2 रेशियो में। वो भी कैसे, देखो बाहर है ना, तो एक्सटर्नली कट करेगा भाई साहब। मतलब क्या कि हम क्या बोलेंगे यहां पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस वाले सेक्शन के लिए कि यहां पे जो P है P will cut the line joining C1 and C2 externally in the ratio of R1:R2। क्लियर है फंडा, सोच लो अच्छे से। तो आपको P पॉइंट मिल गया क्या, अब P तो दोनों लाइन पे है ना, P पॉइंट अगर तुम्हें मिल गया तो भैया इस लाइन पे एक पॉइंट मिल गया। अभी अपन स्लोप मान लेंगे, स्लोप कैसे मानेंगे, मान लो ये x1 y1 मिल गया आपको, इस फॉर्मूले से आपने सेक्शन फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन वाला, और वहां से आप अपना काम कर लोगे, ठीक है ना। अभी क्या, ये लाइन का मान लेते हैं, स्लोप कितना m है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 = m x - x1। अब सर ये m कहां से निकाले, x y1 तो आ गया। तो भाई कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या थी बताओ, r = p। आपको सेंटर पता है, आपको लाइन की इक्वेशन केवल m के फॉर्म में पता है, आप क्या करो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p = r2 लगा दो, वहां से आपको m मिल जाएगा। इसमें लगाओ या इसमें, आपको m की वैल्यू सेम मिलने वाली है, 2m की वैल्यू मिलेगी आपको वहां से, क्योंकि मॉड लेके चलते हैं, याद होगा आपको, है ना, p निकालने के लिए। तो आपको 2 स्लोप मिलेंगे और 2 अपने पास इक्वेशंस भी अलग अलग है। डन। अगर कभी किसी ने क्या पूछ दिया कि बताओ जो DCTs हैं उनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या है, तो वो तो आपको आता ही होगा, क्या याद करो, t² = s × s1। पॉइंट तो पता ही है कि नहीं, पॉइंट पता है। और अपन क्या बोलेंगे, अगर इसके लिए निकाल दो या इसके लिए, दोनों के लिए सेम इक्वेशन है क्योंकि सेम लाइन तुम्हारे पास है, तो कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी आपको t² = s × s1 से। तो जैसे निकाला, कंबाइंड पूछे कंबाइंड निकाल दो, अगर सेपरेटेड पूछे तो सेपरेटेड निकाल दो। कैसे निकालेंगे सेपरेटेड, क्लियर हो गया होगा। पॉइंट आया और फिर m के लिए अपन ने क्या करा, r = p लगा दिया, कंडीशन फॉर टेंजेंसी।
तो यहां पे डीसीटी वाला गेम होता है समाप्त कि इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अच्छा टीसीटी में फिर गेम क्या चलेगा, टीसीटी भी सेम गेम चलता। अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो देखो टीसीटी में क्या होता है पता है, अगर ये अपना टीसीटी है ना और एक टीसीटी कौन सा हो जाएगा, ये वाला सपोज, तो टीसीटी भी एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कौन सी, कि ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट क्यू है अगर, तो क्यू जो पॉइंट है ना, ये भी C1 C2 लाइन जो बन रही है उसको R1:R2 रेशियो में डिवाइड करेगा। रेशियो क्या रहेगा, रेशियो रहेगा, सॉरी R1:R2 रहेगा, और बीच में पॉइंट है ना अपना, मतलब इंटरनल डिवीजन चलेगा इस बारी। मतलब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या आ गई कि Q विल डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 internally in the ratio of R1:R2. Ratio will remain same, but this time क्या होगा तुम्हारे पास, इंटरनल डिवीजन हो रहा होगा। फिर काम खत्म भैया, लाइन पे अपने को पॉइंट मिल गया, फिर क्या R=P लगा दो, फिर से वही कहानी, परपेंडिकुलर निकाला, R2=P लगा दिया, फिर तुम्हें M मिल जाएगा सेम तरीके से। तो डीसीटी का लेंथ सीख लिया, डीसीटी का इक्वेशन निकालना सीख लिया, सेम फॉर टीसीटी भी हमने दोनों चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। ऐसा मैं उम्मीद आराम से कर सकता हूं भाई, चलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पे कंक्लूजन, ये P और ये Q, P क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, Q क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को ही, इन दोनों लाइन मतलब इस लाइन को ही इंटरनली डिवाइड कर रहा है। रेशियो सेम है, मतलब क्या होगा, P और Q को एक नाम दिया जाता है, नाम याद है क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। मतलब P एंड Q विल बी कॉल्ड एज हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि एक इंटरनल डिवाइड कर रहा है और दूसरा एक्सटर्नल, वो भी सेम रेशियो में, तो वही तो होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। याद है कि भूल गए, क्लियर है बात ये वाली। मतलब PQ क्या करेगा अपने आप को, PQ हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है यहाँ पे। तो दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ द वेरी फर्स्ट सेट जो हमने स्टार्ट यहां करा था। ठीक है कि दो इक्वेशन पड़ी हैं, तो भैया पहले चेक करेंगे किस कंडीशन के अंदर आ रही है, इसके अंदर आ रही है, मतलब इस केस के अंदर है। कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, 4, 2 डीसीटी 2 टीसीटी। अब डीसीटी की लेंथ कितनी और उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एवरीथिंग वी गॉट नाउ। तो ये उम्मीद था आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो पहला पोर्शन मेरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। नाउ we will move to our next section, which is the second one. अब second one क्या है, second one है भैया कि हमारे साथ क्या हो जाए, सर्कल थोड़ी और पास आ जाए। मतलब पहले दूर दूर थी, अब थोड़ी पास आ गई। पास आने का मतलब कुछ ये कहानी बन गई, पास आ गई, टच करने लगी एक्सटर्नली। तो सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो कंडीशन क्या बनेगी, ये रहा C1, ये रहा C2, बीच में ये रहा तुम्हारा D, ये रहा R1, ये रहा R2। तो कोई भी देख के बोल देगा कि भैया कंडीशन तो आपकी बन गई। क्या बनी कंडीशन, कंडीशन बनी कि जो D है ना वो R1 + R2 के बराबर ही होना चाहिए। D जो है वो R1 + R2 के बराबर होना चाहिए। अब यहां कितने कॉमन टेंजेंट, जरा देख के बताओ ना, तुम खुद ही दिख रहा होगा आपको कि सर ये गया एक डायरेक्ट, ये एक और आया डायरेक्ट, ठीक है जी, और ये एक गया बस ट्रांसवर्स बीच से। तो कितने कॉमन टेंजेंट, 3। तो अगर मैं कुछ में पूछूं क्या बताओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना, तो इस बार 3, 2 बन रहे हैं डायरेक्ट, एक बन रहा है ट्रांसवर्स। बोलूं बताओ इसका लेंथ कितना होगा इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, तो बोलेगा सर जो आपने बताया था ना पहले वही होगा, कुछ बदलाव नहीं है। मतलब क्या, √D² - R1 - R2 का स्क्वायर, लेंथ विल रिमेन सेम। अब बोलोगे सर लेंथ ऑफ टीसीटी आपने बताया ही नहीं, तो मैंने बोला था ना अगर R1 R2 बराबर हो गया भैया, सॉरी अगर D R1 + R2 के बराबर है तो यूज द फॉर्मूला ना फॉर टीसीटी। याद करो जरा, देखो फॉर्मूला क्या आया था टीसीटी का, D² - R1 + R2 का स्क्वायर, दोनों सेम ही तो हो गया भाई। सेम हो गया माने क्या, 0। तो लेंथ ऑफ टीसीटी बन ही नहीं रहा। ध्यान से देखो तो, देखो ना
कुछ टीसीटी बन पा रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं बन पा रहा। तो लेंथ ऑफ टीसीटी कितना है मेरा? 0 है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सेम तरीका कि इसको अगर तुम आगे एक्सटेंड कर दोगे तो क्या होगा? तो ऐसा कुछ होगा कि अगर ये एक्सटेंड हुआ तो फिर से P पॉइंट मिलेगा, x1 y1 कैसे मिलेगा? रेशियो वही रहेगा, R1:R2 का रेशियो रहेगा, एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, P मिल जाएगा। P मिल गया तो क्या लगाओगे फिर? R=P, कंडीशन लगा दोगे, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, वहां से M मिल जाएगा तो इक्वेशन मिल जाएगी। कंबाइन निकालना रहा तो T² = S/S1 आता ही आपको। पंगा मैंने क्या बोला था, पहले केस में बस देर लगेगी, बाकी सारे केस आसान है कि नहीं? ये क्लियर हो गया, लेंथ क्लियर, इक्वेशन क्लियर। अच्छा, लेंथ ऑफ टीसीटी कैसे निकालेंगे? तरीका फिर से सेम, यही तुम्हारी रही इक्वेशन, यही तुम्हारी पॉइंट है ना। इसका साफ साफ नजर भी आ रहा है कि ये इसको R1:R2 रेशियो में इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, उससे ये पॉइंट मिल जाएगा। मान लो ये पॉइंट Q है, टचिंग पॉइंट Q मिल जाएगा, फिर तुमको स्लोप के लिए R=P लगा देना है तो काम हो जाएगा। एक तरीका ये वाला तो है ही, लेकिन एक और आसान सा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना चुपके से। फॉर्मूले का नाम क्या है? S1 - S2 = 0। S1 - S2 = 0, but by making the coefficient of x² and y² सेम। ये ध्यान रखना बच्चा, ऐसा नहीं कि तुमने माइनस किया दोनों इक्वेशंस को और x² बच जा रहा है। बोलो सर लाइन की इक्वेशन है ही नहीं है, तो टेंजेंट तो लाइन ही है भाई, थोड़ा कोई कर थोड़ी है, मतलब क्या लाइन बननी चाहिए थी। तो ध्यान रखना इस चीज का कि भैया जो कोफिशिएंट ऑफ x² y² है ना, उसको पहले सेम कर लेना ताकि माइनस करने पे वो कैंसिल हो जाए। ऐसा नहीं कि x² बच गया और लाइन की इक्वेशन में अपन x² खेल रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ वाला गेम समझ में आ गया, लेंथ ऑफ DCT, TCT, एवरीथिंग इज क्लियर। और ये इक्वेशन मैंने दी S1 - S2 = 0। चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत की बात आपको होनी चाहिए नहीं इसमें, ठीक है ना? डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगली बात कर ली जाएगी। अच्छा, एक बात और सुनना ध्यान से ना, तुमने बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर मैं इस वाले पॉइंट के बारे में यार सोचूंगा ना, तो ये पॉइंट क्या लेंथ ऑफ DCT का आधा, मतलब ये मिड पॉइंट होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई, कि नहीं होगा? सोच लो अच्छे से। रेशियो तो पता है ना, रेशियो के अकॉर्डिंग चलना है, R1:R2। अगर R1:R2 सेम हो गया तो पक्का है कि मिड पॉइंट पे रहेगा ये, अदरवाइज रेशियो सेम रहेगा हमेशा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसको ध्यान रखना। चलो, यहां तक ये बातें हो गई, फिर अपन चलेंगे थोड़ा सा क्या आगे। और एक बात और समझ लो यहाँ पे कि ये अगर इस केस की बात करेंगे तो ये आपको रेशियो पता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग डील कर लेना। चलो ठीक है ना, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस कौन सा है? केस नंबर 3। अच्छा, 3rd और 4th दोनों को समझेंगे अपन एक साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहले 4th समझेंगे एक्चुअली। देखो दोनों बनाता हूं पहले मैं। 3rd में क्या हुआ कि भैया थोड़े से और पास आ गए। कौन सा भैया लोग? ये दोनों सर्कल्स लो, तो पास आएंगे तो इंटरसेक्टिंग जोन में आ जाएंगे इस बारी। और एक और केस क्या बन सकता है कि भाई ये था ऐसा कुछ और ये इसके इंटरनल टचिंग में आ गया इस बारी, ऐसा कुछ कहानी बन गई सर्कल्स में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कहानी बन जाए तो आप क्या बोलोगे इस बारी? बताओ। आप इस बार सिंपली बोलोगे कि ये जो कहानी है, अगर आप देखते हो इस वाले केस में, तो आपके पास कंडीशन क्या है, यहां कंडीशन क्या है और यहां कंडीशन क्या है। तो पहले लेट्स कंक्लूड अबाउट दिस कंडीशन कि यहां कंडीशन क्या है। तो यहां आपको पता है अगर ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, तो ये तुम्हारा D बनेगा। क्लियर है? अच्छा जी, और अगर तो D की बात करें, अगर ध्यान से तुम देखोगे तो तुम्हारा R1 कौन सा होगा पता है? यहां से लेकर के यहां तक ये होगा R1 और ये इतना सा क्या हो जाएगा? R2। तो जो D है वो R1 - R2 के बराबर होना चाहिए, तभी ये इंटरनल टचिंग कंडीशन बनेगी। यहां भी तो सर्कल टच ही कर रही है, सर्कल्स टच ईच अदर, लेकिन इस बार क्या है भैया? इंटरनल टचिंग है, इंटरनली, है कि नहीं? और अपनी कहानी क्या है, कंडीशन क्या बनेगी कि D विल बी R1 - R2। लेकिन ध्यान रखिए कौन सा बड़ा है हमें पता तो होता नहीं है कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, तो अपन मॉड लिख चलते हैं सेफ्टी के लिए। तो D शुड बी इक्वल्स टू R1 - R2 का मॉड। ये कंडीशन आ गई इस पर्टिकुलर केस के लिए। क्लियर है? अच्छा, इसमें फिर क्या हो जाएगा कि देखो अपन उससे बड़े केस में है, लेकिन
जो d इक्वल टू R1 प्लस R2 था उससे छोटे फेज में है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि इस बार जो d है ना सर वो बड़ा होना चाहिए, किससे? मॉड R1 माइनस R2 से, लेकिन साथ साथ छोटा होना चाहिए, किससे? R1। मॉड मत लगाओ चलेगा क्योंकि R1 R2 दोनों पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड लगाओ ना लगाओ बात बराबर है। तो R1 प्लस R2 से क्या रहेगा? ये छोटा, लेकिन R1 माइनस R2 से क्या रहेगा? हमेशा ये बड़ा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस वाले केस में क्या हो गया कि सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो ये वाला केस समझ में आया, कंडीशन क्लियर दोनों का। अच्छा कॉमन टेंजेंट बताओ जरा मेरे को देख करके। तो भैया एक कॉमन टेंजेंट ये वाला गया, एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पे कुछ ये वाला जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। दो कॉमन टेंजेंट दिख रहे हैं आपको, तो दो कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट की लेंथ बदलेगी क्या? नहीं भाई, बिल्कुल सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होती है लेंथ? जो लेंथ थी वही रहेगी, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आएगी यहाँ पे, है ना। अच्छा यहाँ पे दो ही कॉमन टेंजेंट रहे, ट्रांसवर्स तो गया अपने हाथ से, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जगह यहाँ पे एक नया टर्म आता है जिसका नाम क्या होता है? कॉमन कॉर्ड। दिख रहा है? एक कॉर्ड है ये वाला, ये कॉर्ड दिख रहा है ना भाई, इसको हम बोलेंगे क्या? ये कॉमन कॉर्ड है, ये इसका भी कॉर्ड है, इसका भी कॉर्ड है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। तो अब लाइन आ गई। अच्छा कॉमन कॉर्ड की लेंथ की बात करोगे ना, तो ये लेंथ होती है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, तो लेंथ ऑफ ए बी क्या है? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है। ये कैसे निकालेंगे? एक सवाल ये आता है, तो आपने बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। अच्छा आपको ये निकालना, अगर आपने इक्वेशन निकाल ली इसकी, इक्वेशन कैसे निकालेंगे सर? तो इक्वेशन निकालने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। इक्वेशन क्या होती है कॉमन कॉर्ड की? ये होती है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। फिर से ये फिर से क्यों होती है ना, ये हम लास्ट में समझेंगे, है ना। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये भी आपको ध्यान रखे हुए चलना है कि S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी तुम्हारी? यहां पे कॉमन कॉर्ड। क्लियर है ये पॉइंट? अब ये क्यों होती है? तो भैया तुमने पढ़ा है ना रेडिकल एक्सिस, याद है? रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन सेम होती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। याद है कि भूल गए? याद है ना, जिस पहले पढ़ाया था अपन ने इस चीज को। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या था? रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। रेडिकल एक्सिस देखो भैया क्या होता है पता है? जहां से टेंजेंट्स की लेंथ बराबर हो, तो भैया ये लेंथ बराबर होगी। अगर हम इसकी बात करें तो इस लाइन से अगर ये पॉइंट पड़ा ना, तो ये लेंथ बराबर होगी, ये टेंजेंट की लेंथ, जो अपनी ये लेंथ और ये लेंथ बन रही है ना, ये दोनों बराबर चलेगी। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान रखना इस पॉइंट को भी, इसलिए ये होती है। तो क्लियर कर दिया मैंने अभी कि ये क्या है तुम्हारे पास, हर बार ये रेडिकल एक्सिस बन रहा है। पिछले केस में जाओ जरा, पिछले केस में देखो क्या हुआ था। पिछले केस में जो मैंने तुमको बता भी रहा था कि मिड पॉइंट होगा, कैसे होगा मिड पॉइंट? अब जस्टिफाई कर दे रहा हूं कैसे, क्योंकि पता है अपने को क्या कि भैया ये क्या बनेगी, ये इक्वेशन क्या है बताओ इसकी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई मेरी? रेडिकल एक्सिस। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर यहां से आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हो दो सर्कल पे, तो दोनों की लेंथ क्या होती है? बराबर। क्लियर है? तो ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। तो उसकी भी इक्वेशन क्या आ गई मेरी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन पता है, तो आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P निकाल लोगे, यहां से ये लेंथ निकाल लोगे ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर ये भी आ गया तो भाई ये 90 है ही, ये अपने को आता है क्योंकि ये क्या है? R2 है। तो इसकी लेंथ आप निकाल लोगे आराम से। क्या बोलोगे बताओ? अगर हम लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, वाया किसके? वाया पाइथागोरस रूल, R2 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये पाइथागोरस रूल से हो गया। और उसका डबल कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा है प्रॉपर्टी में सर्कल की, जो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स होती हैं वो कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करती है। डन है अभी तक? चलो, तो इतनी कहानी इसकी समझ में आ गई, इतनी कहानी होती है इसमें। इसके अंदर बेचारों की कोई कहानी नहीं है, सिंपल सी कहानी। एक और क्या आ जाएगी इसमें कि भाई साहब ये एक ही कॉमन टेंजेंट रखता है अपने पास, जो आपको दिख रहा होगा, केवल एक कॉमन टेंजेंट है इसके पास। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये दूसरा केस है ना भैया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? ओनली वन कॉमन टेंजेंट, ओनली वन कॉमन टेंजेंट, फर्स्ट थिंग। अच्छा ओनली वन कॉमन टेंजेंट हो गया। अब देखो लेंथ ऑफ DCT कितनी है? इसमें है ही नहीं, जो है ट्रांसवर्स है। तो लेंथ ऑफ DCT कितनी निकालेंगे सर? 0। निकाल लो फॉर्मूले से भी, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और D क्या है? R1 माइनस R2 के बराबर हो गया, तो 0 बन जाएगा अपने आप को। तो फॉर्मूला वेल जस्टिफाइड, डोंट वरी, है ना, ठीक है ना। तो वन कॉमन टेंजेंट यहाँ से आ गया। अच्छा इसकी भी इक्वेशन क्या होती है?
सेम S1 माइनस S2 बराबर 0, कॉमन टेंजेंट। चलेगा? अभी तो कोई झमेला जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। एकदम आसान बातें बेटा का अच्छे से एक बार समझ लो तो, एकदम आसान बातें। ठीक है जी, चलो नाउ मूविंग टू द लास्ट केस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। लास्ट केस के अंदर आते हैं तो आप बताओ यहाँ पे कहानी क्या बन रही है। अंतिम केस कौन सा है? पांचवा वाला। जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है, when one circle is inside the other circle completely, है ना, completely। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो आपने बताओ केस कौन, कंडीशन क्या लगेगा यहाँ पे? कंडीशन क्या लगाएंगे कि डी छोटा हो जाएगा किससे? R1 माइनस R2 से भी क्या हो जाएगा ये छोटा। इसमें क्या होगा? कॉमन टेंजेंट एक भी नहीं है भैया साहब, और कॉमन टेंजेंट नहीं है तो झमेला ही नहीं है, खत्म कहानी। किसी का इक्वेशन, किसी का लेंथ नहीं निकालने का है अपने को। तो क्या इतनी बातें आपके दिमाग में आ चुकी हैं? अगर आ चुकी हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने 5 केस देखे, पांचों केस आपके टिप पे होने चाहिए। हर टर्म जो हमने आप इंट्रोड्यूस किया है उससे कितने ही तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे तरीके आपको उम्मीद आज के बाद क्लियर रहेंगे, क्योंकि हमने सबको 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से देखा है। आप देखते जाओ बस। ये अपन ने पहले क्या करा, इंट्रोड्यूस करा आपके सामने, फिर अपन ने क्या देखा कि भैया ये डीसीटी क्या होती है, फिर लेंथ निकालना सीखा दोनों का, फिर इक्वेशन निकालना सीखा दोनों का अलग अलग, ठीक है ना। और फिर अपन अगले केस पे बढ़े। तो 5 केस, एक वहां था, 2 केस यहाँ हो गए, फिर ये 2 केस हो गए, फाइनली एक केस तुम्हारे पास यहाँ पे है। तो ये 5 केस बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम 2 सर्कल्स में। ठीक है, अब देखो एक सवाल है, फटाफट इसको देख लेते हैं जरा। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरा सोचो क्या है। ये बड़ा सा सवाल है लेकिन बड़ा आसान सवाल है। अगर सोच पाओगे तो आपको इसका आराम से आंसर मिल जाएगा। ये एडवांस का पूछा हुआ सवाल है लेकिन आसान सवाल है। देखो है क्या, आओ थोड़ा देखते हैं। एडवांस के सवालों सबसे पहले डरना नहीं, मेंस के हो एडवांस के हो, डरने का नहीं। सवाल की लेंथ कितनी खतरनाक देखो जरा है, लेकिन सवाल जितनी बड़ी होगी ना, आपको उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है, और आपको जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होगा ऑब्वियसली सवाल उतना ही आसान होगा। क्लियर है मेरी बात? तो आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। C1 एक सर्कल है, रेडियस दे रखा है, सेंटर दे रखा है ओरिजिन पे। सबसे पहले आओ ड्रॉ करें। C1 एक सर्कल है, ये रहा मेरा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस 1 दे रखा है। पहला काम खत्म, पहली लाइन अपन ने पढ़ के ड्रॉ कर दी। लेट C2 बी ए सर्कल ऑफ रेडियस R विथ सेंटर एट पॉइंट A 4,1। तो 4,1, तो 4 कहीं इधर होगा भाई साहब, 4 इधर, 1 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो यहां कहीं सेंटर है मेरा। रेडियस आपको R दे रखा है। क्या सर्कल्स कुछ बोल रखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि इंटरसेक्टिंग है कैसी है। रेडियस R, और R जो है 1 से 3 के बीच में है। R की वैल्यू क्या है मेरी, 1 से 3 के बीच में, तो ऑब्वियसली यहां तक पहुंच तो नहीं पाएंगे आप, क्योंकि 4 का गैप है बीच में, तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोई सर्कल अपने पास होगी, एक से बड़ा है तो भैया इससे बड़ा सर्कल बनेगा। तो इससे बड़ा कोई सर्कल मान लो ऐसा अपन ने ड्रॉ कर लिया कि ये एक और सर्कल हो गई मेरे पास। 2 सर्कल हो गई। इसका सेंटर आपको पता है, सेंटर A कहाँ है, 4,1 पे, और रेडियस आपको कितना दे रखा है फिलहाल यहाँ से, R के बराबर। फिर देखो आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है, देखो यहां तक कहानी खत्म हो गई। देख रहे हो यहाँ तक क्या बोला सिंपली इसने, सर्कल्स ड्रॉ करने बोला था और कुछ नहीं। फिर क्या बोला, दो डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 एंड C2 आर ड्रॉन। अच्छा, PQ एंड ST ड्रॉ करना है आपको कॉमन टेंजेंट, तो लेट्स ड्रॉ इट। वो तो अपने जो बहुत सारे किए हैं अभी जस्ट। तो ये रह गया तुम्हारा मान लो PQ, और ये रह गया तुम्हारा मान लो क्या ST। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेमिंग कुछ बोला है क्या। द टेंजेंट PQ टचेज C1 एट P एंड C2 एट Q। क्या बात है, बताओ। क्वेश्चन में अभी तक केवल पता है इन क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन ही देते रह गए, अभी तक कुछ कॉम्प्लिकेशन लाया ही नहीं है। सेम इसने बोला है कि ये S और ये T है। तो भाई इतना बताने में ना इसने देखो 4-5 लाइन ले लिया है। देखो भैया यहां तक तो इसने बस इतना ही बताया है, यहां से यहां तक कुछ नहीं बोला है सवाल ने, केवल ज्योमेट्री दिया है तुम्हें। तो सवाल को टफ मत माना करो, लंबे सवालों को, है ना। अब क्या बोला है, अब कंसेप्चुअल यहां तुम्हें चाहिए क्लियरिटी। मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स PQ एंड ST आर ज्वाइंड। मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग PQ एंड ST आर ज्वाइंड। तो भैया ये रहा PQ का मान लो मिड पॉइंट, और ये रहा ST का मिड पॉइंट्स, दोनों को ज्वाइन किया गया है। तो ज्वाइन करवा देते हैं, अभी ये ज्वाइन कर दिया गया भैया।
और हमें पॉइंट कुछ मान लेते हैं। इसमें क्या मान लें अपन, मान लो ये सी और ये डी है, ठीक है, 2 पॉइंट अपन ने मान लिए। अब इसने क्या बोला है, ज्वाइन कर दिया भाई साहब, टू फॉर्म अ लाइन, हो गया लाइन फॉर्म, विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी। अच्छा, तो ये बी पे मिल रहा है एक्स एक्सिस को, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस था, y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी हमें देखो क्या बोला गया सिंपली यहाँ पे कि अगर आपको ए बी की लेंथ पता है कितनी, √5 के बराबर, तो जरा ध्यान दो, ए बी की लेंथ पता है आपको, ए क्या था, इसका सेंटर। तो अब यहां फंडा क्या है मेनली कि आपको इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, किसकी, सी डी की। अगर इक्वेशन आ गई तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि अपने को बी पॉइंट मिल जाएगा, बी पॉइंट मिल गया तो ए बी डिस्टेंस निकालना है। बताओ कितना वाहियात सवाल था। इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि सवालों के लेंथ से कभी मत घबराया करो, इतना तक तो केवल उसने इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन के बारे में, असली क्वेश्चन तो 3 लाइन में है इसका, क्लियर है पॉइंट। तो अगर अपन यहां पर देखें इसको, तो अब जरा थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचते हो बेटा, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल थोड़ा सा, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है कि अगर ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है, तो भाई बताओ ना जरा ये कौन सी लाइन होती है, बताओ, रेडिकल एक्सिस होती है कि नहीं, बताओ। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो इसकी इक्वेशन निकालना कोई कठिन काम है ही नहीं। आपको पता दोनों की इक्वेशन पता है कि नहीं, बताओ। S1 की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो -1 इक्वल टू 0। S2 की बताओ इक्वेशन क्या हो गई, S2 देखने जाए तो सेंटर पता है अपने को, ये हो जाएगी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू r, तो नहीं पता ना उसका यार, तो इक्वल टू r स्क्वायर मान लेते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना -8x, ये कितना -2y, फिर कितना, देखो +16 यहाँ से प्लस 17 यहाँ से, तो +17 माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां तक का गेम बड़ा आसान चल रहा है। तो अभी अपन क्या करते हैं, पहले तो इस सी डी की इक्वेशन निकालते हैं। तो बताते हैं जी यहाँ पे क्या कि भैया सी डी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप बताओ सी डी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो करो माइनस, ये एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर वाई, मैंने पहले क्या बोला था, दोनों कोएफिशिएंट सेम कर लेना, किसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो सेम हो चुका है दोनों के लिए। अभी क्या, ये हो जाएगा +8x प्लस 2y और -1 और माइनस दिस मच, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 17, तो -18 और माइनस प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 0। ये तुम्हारी सी डी की इक्वेशन है। हमें बी पॉइंट निकालना है, तो बी पॉइंट है कहाँ, एक्स एक्सिस पे, y कितना होता है 0, तो मैं 0, तो y अगर 0 हो गया तो ये हो गया 8x इक्वल्स टू 18 माइनस r स्क्वायर। तो x आपका बताइए कितना आ गया, सिंपली यहाँ से x आ गया 18 माइनस r स्क्वायर अपॉन 8। पहला काम खत्म। अगर आपको x की वैल्यू मिल जा चुकी है, अगर आपको यहां से x की वैल्यू मिल चुकी है, तो करना क्या है, आपको बोला गया है कि b पॉइंट और a पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है आपको। तो बताओ पहले a पॉइंट क्या था, तो भैया a पॉइंट था मेरा 4,1। b पॉइंट आपने क्या निकाल लिया, y तो 0 ही था क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है, और x आपने कितना निकाल लिया है 18 माइनस r स्क्वायर अपॉन 8। अब बोला इसके बीच का डिस्टेंस है किसके बराबर, दे रखा है आपको √5 के बराबर, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका √5 के बराबर। तो चलिए आओ सॉल्व करें। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस कर देंगे तो 18 माइनस r स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर। ये कितना दे रखा है आपको √5, स्क्वायरिंग कर दोगे रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए ये कितना आ गया, अगर देखा जाए तो 18 माइनस 32 बन जाएगा ना फाइनली ये, तो 18 में कितना होता है 14, ठीक है ना, तो 14 ये हो गया। अच्छा माइनस दोनों में है तो माइनस का स्क्वायर फाइनली प्लस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 14 बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5। 1 को हटाओ -1 कर दो, ये हो जाएगा 4 के बराबर। तो फाइनली क्या गया बताइए, r स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ये 8 का भी तो स्क्वायर होगा ना 64 और इंटू 4 हो जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा 256। मतलब क्या, थोड़ा और अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा बताओ,
ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 14 इक्वल्स टू, इसका रूट कितना होगा बताओ, प्लस माइनस 16। तो एक बार करेंगे आप प्लस 16 और एक बार आप क्या करेंगे माइनस 16। तो आप बताइए यहाँ से एक बार आर स्क्वायर कितना आ गया आपका 2 के बराबर, और यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ गया आपका -30। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आर स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो -30 हो नहीं सकता। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बताओ सवाल ने पूछा क्या था, पूछा था आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आंसर इज 2। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप बताओ क्या आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है, नहीं आती होगी मेरे ख्याल से। तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करो, ये बहुत अच्छा आपको एक यहाँ पे मिल चुका है नॉलेज कि आपको इसको कैसे ग्रैब करना है। और सिस्टम ऑफ सर्कल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंस एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से आप ग्रिपिंग इस पे बनाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।